दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन चला हुआ है। 8वां दिन है। अलग अलग संगठन आए हैं। आज जेएनयू से छात्र संगठन पीएसए प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ पहुंचा है। वहाँ यहाँ के छात्र नेता जेपी है, वो यहाँ पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि जेएनयू से छात्र एचयू आए हैं। एक ये एचयू एक दौर में या हरियाणा के लोग थे, जब जेएनयू में आंदोलन होते थे तो उनको कहते थे कि ये आतंकवादियों के आंदोलन है, ये घुसपैठिए हैं, या जेएनयू के बारे में बहुत बदनामियां की गई। जो मीडिया ने की, उसी लहर में ये बह गए थे। लेकिन जेएनयू और जेएनयू के छात्र वो हैं जो जहाँ भी जब गलत होता है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। और आज जब एचयू में गलत हुआ, एचयू के छात्रों के साथ गलत हुआ, तो जेएनयू से छात्र यहाँ पे पहले तो जो भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। और हाँ, हम लोग जेएनयू से यहाँ आए हैं एचयू में, हरियाणा में, हिसार में समर्थन देने के लिए। जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है पिछले 7 से 8 दिनों में, जो इनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई थी और उसके बाद इन्हें डंडे लाठियों से पीटा गया था, तो इनके पूरी तरह से समर्थन में आए हैं। और हम देश दुनिया में जहां भी जो भी आंदोलन चल रहे हैं जायज मांगों के लिए, अपने हक के लिए, चाहे वो फिलिस्तीन की मांग हो, चाहे वो इस देश में किसी भी की मांग हो, हम उन सभी मांगों का समर्थन करते हैं जो भी जायज मांगे हैं, लोगों की मांगे हैं। इसलिए हम इसमें आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हरियाणा के लिए आए हैं। ये बात सिर्फ हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी की या यहाँ के छात्रों की छात्रवृत्ति की नहीं है। ये पूरे देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको पूंजीवाद के हाथों में सौंपा जा रहा है, शिक्षा का जो भगवाकरण किया जा रहा है, सिलेबस चेंज किया जा रहा है, इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ की जा रही है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जैसे खड़ी की जा रही हैं पैरेलल में, जैसे अशोका, जिंदल हो गई और एमईटी हो गई, एलपीयू हो गई। ये लड़ाई है शिक्षा के पब्लिक मॉडल को बचाने की। तो हम उसके समर्थन के लिए आए हैं और हम हरियाणा के छात्रों के साथ पूरी तरह समर्थन में खड़े हैं जेएनयू से। तो ये हमारा मोटिव है यहाँ आने का। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जेएनयू में छात्र संघ चुनाव होते हैं, हरियाणा में छात्र संघ चुनाव नहीं होते, उसका क्या प्रभाव रहता है? अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो दमन कितना होता है या आंदोलन कैसा होता है, उसका क्या मानते हो आप? क्योंकि यहाँ जब छात्र संघ चुनाव होते थे तो कभी मजबूत रहता था आंदोलन। तो आप देखेंगे कि 1996 में आखिरी बार, मैं जहां तक मैं सही हूँ, 1996 में आखिरी बार हरियाणा में छात्र संघ चुनाव होते हैं। उसके बाद 2018 में बीजेपी सरकार बोलती है, और वो भी इनडायरेक्ट रूप से हरियाणा में छात्र संघ चुनाव होते हैं। डायरेक्ट रूप से, डायरेक्टली अभी तक हरियाणा में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए पिछले 25 से 30 सालों में। आप देख रहे हैं उसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि कोई भी छात्र नेता नहीं निकल पा रहा है। आज छात्रों की आवाज विधानसभा में मुखर रूप से उठाने वाला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने वाला ऐसे कोई नेता ही नहीं है हमारे पास। जब आप छात्र राजनीति से राजनीति को सीखते हैं, उस दौर में शुरुआत करते हैं और आप लोगों के बीच में अपने मुद्दों को लेके जाते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव बनता है। देखेंगे जब जेएनयू से बहुत से निकल के छात्र नेता जो है आगे बड़े मंच पे जाते हैं, छात्रों के मुद्दों को मुखरता से उठाते हैं, और या जहां जहां छात्र संघ है वहां वो लोग अच्छी तरह से उठाते हैं। लेकिन सरकार जो एक पक्ष और लेके आती है कि छात्र संघ चुनाव में वायलेंस होती है, तो उस वायलेंस को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन जब आपके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी, आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये बात बोलकर सिर्फ और सिर्फ ये छात्र संघ चुनावों को रोक कर ये साबित करना चाहते हैं, इनका मोटिव इतना ही है कि छात्र जो है अपनी मांगों को उठा ना पाए, छात्र जो है नेता ना बन पाए, और वो अपनी मांगों को और अपने तरीकों को अच्छे से संसद में, चाहे पार्लियामेंट में या जो भी बड़ा मंच है उस पर ना पहुंचा पाए। ये छात्र संघ चुनाव ना करवाने का इनका मोटिव। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जिस तरीके से अलग अलग देश में आंदोलन होते हैं, तो सरकार उन आंदोलनों के खिलाफ अफवाहें उड़ाती है और उन अफवाहों में लोग बहकर उनके समर्थन में चले जाते हैं। जैसे सीएनआरसी आंदोलन हुआ, कहा गया कि ये वो लोग हैं। किसानों आंदोलन हुआ तो खालिस्तानी है, माओवादी है। या अभी एचयू के छात्र भी बैठे तो इनको बोला जा रहा है कि जातिवादी आंदोन है, पर्टिकुलर जाति के लोग लड़ रहे हैं। तो इनको आप कैसे देखते हो कि सरकार इस एजेंडे पे जब काम करती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इससे हमें इतिहास से इस चीज को सीखने की जरूरत है कि जब अंग्रेज इस देश में थे तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था इस देश पे राज करने के लिए। आज के समय में जो सत्ता है वो यही काम कर रही है कि लोगों में इतना विभाजन पैदा कर दो, चाहे वो अलग अलग पहचान आइडेंटिटीज के रूप में, वो आपका धर्म हो सकता है, आपका लिंग हो सकता है, आपकी जाति हो सकती है, आपका क्षेत्र हो सकता है, आपकी भाषा हो सकती है। आपको किसी ना किसी मुद्दे पे तोड़ दिया जाएगा और आप एकजुट ना हो पाए। अब चाहे आप देख लीजिए हरियाणा में जो है, अगर एचयू में अगर छात्रवृत्ति मिलेगी, अगर सबको फेलोशिप मिलेगी, तो वहाँ हर एक जाति के छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी, हर एक धर्म के छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी, हर एक रीजन के छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी। वहाँ ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ एक कास्ट के लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी। यही बात अगर आप देखेंगे कि अगर एमएसपी की लीगल डिमांड को लागू किया जाता है
या खेती में जो है पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया जाता है, या शिक्षा में अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है तो उसका फायदा क्या कि सिर्फ एक कास्ट को मिलेगा। इसलिए लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकार जो है वो हमारे देश को पूरी तरह से पूंजीवाद की आग में झोंकना चाहती है, इसलिए वो हमें बांट रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो लेबर लॉज हो, हर जगह आप देखेंगे कि ये सरकार जो है पूरी तरह से अटैक कर रही है और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज जो है लागू की जा रही है। चाहे आदिवासियों को आप देख लीजिए, जंगल जंगल जमीन का जो मसला है, आदिवासियों के आज जमीनों को लूटा जा रहा है। वो किस लिए लूटा जा रहा है? उनकी जमीनें इसलिए लूटी जा रही हैं कि ताकि अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों को वहां पे माइनिंग करने के मौके दिए जाए, और यही सेम मॉडल ये लोग यहाँ लागू कर रहे हैं, जहाँ वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खड़ी कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं ताकि वो आंदोलन खड़ा ना कर पाए वो जाति के नाम पे। तो हमें इस फूट डालो राज करो की राजनीति को समझना होगा, जो अंग्रेज भी यूज करते थे और आज की जो सत्ता है वो यूज कर रही है। तो हमें एकजुट रहना है क्योंकि हमारी मांग सर्वोपरि है। बी.आर. कंबोज यहाँ से कुलपति है, उसके खिलाफ 5 विधायक विपक्ष के विधानसभा में आवाज उठाते कि भ्रष्टाचारी है, इसने वहां तानाशाही की हुई है। उसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं करती और इनको एक्सटेंशन दे देती है दोबारा। अब एक आंदोलन चला हुआ, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या है, ये गेम क्या है? इतना प्यारा कैसे हो सकता है सरकार को कोई व्यक्ति कि विधायक विपक्ष आवाज उठाता है, आंदोलन होते फिर भी उसको बदला नहीं जा रहा। जब से ये सरकार सत्ता में आई है 2014 से, आप उसके बाद से देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने भी वाइस चांसलर हैं उनकी योग्यता ये नहीं है कि वो इतने साल प्रोफेसर रहे हैं, इतने उन्होंने रिसर्च पेपर सबमिट किए हैं या ये उनका काम रहे। उनकी योग्यता सिर्फ एक है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं या वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक मापदंड है जिसके तहत वाइस चांसलर आज यूनिवर्सिटियों में बिठाए जा रहे हैं, चाहे वो जेएनयू है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे वो एचएयू है, हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, चाहे सीडीएलयू है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, जो बीजेपी के कंट्रोल में है, वहाँ वाइस चांसलर वही बिठाए जा रहे हैं जो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो प्यारा होने वाली बात है, ये इस वाइस चांसलर को बिठाया इसलिए गया है कि ये आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा पाए, और इसीलिए ये प्यारा है। यही वाइस चांसलर बी.आर. कंबोज जिस पे केस चल रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार है, उसकी अपॉइंटमेंट में दिक्कतें हैं, उसकी अपॉइंटमेंट लीगल नहीं है, उसकी अपॉइंटमेंट में बहुत सारे झोल हैं। और ये जब पिछले दिनों मुझे पढ़ने को मिला कि जन्माष्टमी के अवसर पर बीजेपी के नेताओं के साथ ये मंच साझा कर रहा था, तो जो आदमी खुले तौर पर बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस के साथ खड़ा हुआ है, तो उसका बचाव बीजेपी की सरकार क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये काम तो उन्हीं का कर रहा है। तो इसमें हमें कोई भी इसमें लाग लपेट नहीं है और ये ऐसी कोई पर्दे के पीछे छुपी हुई बात नहीं है। बी.आर. कंबोज पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी के लिए काम कर रहा है।